हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको भी जो है इस साल टॉपर बनना है। तो आज की क्लास है क्लास 12 के हिंदी के 7वां चैप्टर, जिसका नाम है ओ सदा नीरा, जिसके राइटर कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर में जो है बिहार के चंपारण जिले की जो है बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को इस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में पूरा जो है ये चैप्टर जो है बैठा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने के उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा पहले राइटर के बारे में जानते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदा नीरा। अगर आपसे कोई पूछ देवे ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा के राइटर कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर। ट्रिक का था तो नीरा, नीरा मतलब क्या होता है? नीर मतलब पानी होता है, पानी को आप काची में रखते हैं, जग में रखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर, यानी ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। अब आपसे कोई प्रश्न करे जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ तो 16 जुलाई 1917 को जो है इनका जन्म हुआ। इनका निधन कब हुआ? 14 मई 1978 को इनका निधन हो गया। जन्म स्थान तो जन्म स्थान जो है इनका रहा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इन्होंने एमए किया अंग्रेजी भाषा से। कहाँ से? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूपी में है। 1941 में आईएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण किए। आईएससी परीक्षा मतलब क्या होता है? इंटर साइंस, ठीक है। परीक्षण के लिए जो है अमेरिका गए। अमेरिका भी जो गए हैं कुछ सीखने के लिए। उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव के रूप में जो है नियुक्त किए गए, ठीक है। वेरी गुड। अब जो है इन्होंने क्या क्या वैसे काम किए हैं जो ज्यादा फेमस रहा। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का जो है इन्होंने बीजारोपण किया है। यानी कि वैशाली महोत्सव की शुरुआत जो है किनके द्वारा किया गया तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही किया गया, ठीक है। फिर ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, यानी ऑल इंडिया रेडियो में भी जो है ये काम कर चुके हैं महानिदेशक के पद पे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया। अच्छा, आप एक जो है नोट किए होंगे कि हई सब जो है उज्जर में लिखल है, ये रेड कलर में। ये रेड कहने का मतलब होता है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो है कौन से लेखक ने काम किया है तो आपको बताना होगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो ये रेड वाला जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं 1 से लेकर 6 तक और आज 7वां चैप्टर, सबका लेखक परिचय, उसके बाद जो है पूरा का जो है क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब जो है आप जो कोर्स खरीदे हैं उसमें डाला गया है। टेस्ट सीरीज भी चैप्टर वाइज चैप्टर डाला गया है, तो वहां से जाकर टेस्ट जरूर लगाइएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स को जो है अपने कॉपी में हाथ से लिख के जो है आप एक नोट्स बनाइएगा, जिससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि फिर आप गर्दा छुड़ा के आएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कहाँ मिलेगा ये सब, तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो है आपको हिंदी इंग्लिश का वो कोर्स खोल के आता है, वो खरीद लीजिए। फिर हिंदी इंग्लिश के तो डर जो होता है मन में वो पूरा जो है खत्म हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो पिछले साल के जो है रिजल्ट देख लीजिए। आपके आस पड़ोस के जो बच्चे दिए होंगे इंटर के एग्जाम, उसके उनसे जो है पूछ लीजिए मेरे बारे में। अगर बताएंगे अच्छा तो ठीक है, जुड़िएगा, नहीं बताएंगे छोड़ दीजिएगा। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। आइए फिर आगे इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक जो है महत्वपूर्ण भी कार्य किए हैं। ये हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है ये पूरा जो है विश्व के फेमस विश्वविद्यालय है और एकरा में जो है ये विजिटिंग फेलो रहे हैं। विजिटिंग फेलो यानी कि समय समय पे जाते थे वहां पे जो है बच्चों को कुछ सिखाते भी थे, ठीक है। अब आगे इनके बारे में कुछ जानकारी और हम लोग ले लेते हैं। इनको सम्मान कौन सा दिया गया
तब विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा विद्या वारिधि पुरस्कार जो है किस लेखक को मिला है? जगदीश चंद्र माथुर को मिला है कि नहीं? कालिदास अवार्ड किसे मिला है? जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला है कि नहीं? वेरी गुड। आइए इनकी कृतियां कहने का मतलब इन्होंने कौन कौन से खास कार्य जो है किए हैं। तो 1936 में जो है प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन इन्होंने ही किया है। आपसे पूछे मेरी बांसुरी के राइटर कौन है? भाई जगदीश चंद्र माथुर। सरस्वती में प्रकाशन हुआ है, ठीक है, मंचन और सरस्वती में प्रकाशन। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह, यानी कि 5 गो एकांकी का जो है एक ही में जो है मिला के लिखे हैं, भोर का तारा 1946 में, यानी 5 गो एकांकी के मिला के एक गो लिख दिए काची नाटक, उसका नाम है भोर का तारा। देख रहे हैं ना, रेड कलर में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में लिखे, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। अब कहेंगे सर का सब याद करे पड़ेगा? नहीं, रेड कलर वाला जो है ना आपको याद रखना है। एगो प्रश्न जो है काफी ज्यादा आपसे पूछता है, ओ सदा नीरा कहां से लिया गया है? तब बोलते छन पुस्तक से जो है लिया गया है ओ सदा नीरा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, इसके अलावा जो है 2 कठपुतली नाटक, ये सब जो है इन्होंने ही लिखा है। भोर का तारा एगो याद रखिएगा, मेरी बांसुरी याद रखिएगा, बस 2-3 गो, एगो कोणार्क भी जो है आप याद रख सकते हैं, बाकी सब जो है ऐसा ही है, ठीक है। देखिए बोलते छन निबंध से जो है ये लिया गया है, कहां से? बोलते छन से ओ सदा नीरा लिया गया है, बात याद रखिएगा। अब जो है राइटर के बारे में आप इतना जान गए कि अब इससे बाहर जो है आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब जो है हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं। मेन पार्ट में जो है बिहार के चंपारण जिले की पूरी कहानी जो है इसमें बताई गई है कि पहले कैसा था, बाद में कैसा रहा। कान में ईयरफोन डालिए और पूरा जो है कहानी ध्यान से सुनिए, मजा आपको आएगा। ये कहानी नहीं, एगो निबंध है, ओ सदा नीरा का है, निबंध है। चलिए सुनते हैं हम लोग। तब बिहार के उत्तर पश्चिम कोना में जो है चंपारण जो है एगो जगह है जो बहुत पुराना भी है और नवीन भी है। बिहार के उत्तर पश्चिम कोना में जो है एगो चंपारण भूमि है जो बहुत पुराना भी है और अभी नया भी है। और ये जो है किस लिए फेमस था? तब पहले जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल हुआ करती थी, बड़ी बड़ी यहाँ पे नदियाँ हुआ करती थी, जिसके कारण जो है चंपारण अपने आप में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध भूमि हुआ करती थी। ना जाने यहाँ पे कितने महात्माओं ने जो है जन्म लिया है, कितने जो है विदेशी जो है यहाँ पे आके शरण लिए हैं। बहुत सारे कारणों से जो है चंपारण भूमि पुराने जमाने से जो है फेमस रही है। आगे जो है कहा जाता है कि चंपारण की भूमि जो है आज जैसी है वैसी जो है पहले वो नहीं थी। पहले जो है यहाँ पे नदियाँ जो है साधारण बहती थी, यहाँ पे बहुत घना जंगल हुआ करता था, लेकिन दिन प्रतिदिन जंगल कटते गए, नदियाँ जो है जंगल के कारण जो है नदियाँ सूखती गई। अब जो है नदियों में वो लहर नहीं मिलती है, जंगलों में जो है वो घनापन नहीं देखने को मिलता है और धीरे धीरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है। लेखक कहता है कि आपको सन 1962 के जो है बाढ़ याद होगा। अगर सन 1962 के बाद बाढ़ याद होगा तो रामचरितमानस में जो केकई जो है अपन क्रोध रूप में आई थी तो राम को जो है वनवास भेज दी थी, वैसे ही जो है सन 1962 में बाढ़ आया था जो ना जाने अपने अंदर कितनों को जो है बहा के लेके चला गया था। लेकिन लेखक कहता है कि पहले ऐसा बाढ़ नहीं आता था, क्योंकि पहले यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। जंगल के में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और पेड़ के जड़ों में जो है पानी हुआ करती थी। यहाँ पे नदियाँ जो है आराम से बहा करती थी। लेकिन लगातार जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के सूखने के कारण भी प्रकृति जो है बौखला गई और सन 1962 में जो है ऐसी बाढ़ लेके आई जो आज तक भी जो है लोग याद करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि 2500 यानी कि 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध भी जो है यहीं पे आए थे।
यहीं पे जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा भी रही और उन्होंने आनंद से यहीं पे जो है कुछ बातचीत भी की थी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे महात्माएं आए, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए, बहुत सारे अंग्रेज भी यहाँ पे आके शरण लिए, फिर भी चंपारण की भूमि जो है ना जाने अपने अंदर कितने जो है समावेशों को समेटी हुई है। ठीक है, आगे लेखक कह रहे हैं कि वसुंधरा भोगी मानव धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि जैसा मानव करता है वैसा ही भोगता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मानव ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की जिससे नदियां सूख गई, इसी कारण जो है सन 1962 में जो है विशाल एक बाढ़ आया। तो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं। आगे लेखक फिर कहते हैं कि 12वीं सदी से 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था। ठीक है, आगे लेखक कह रहे हैं कि चंपारण में जो है 12वीं सदी से लेके 300 वर्ष तक जो है कर्नाट वंश का यहाँ पे राज था। और कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। तो हरि सिंह देव जो है 1365 में जो है ग्यासुद्दीन तुगलक से जो है उनकी युद्ध हो जाती है। किसकी? तो हरि सिंह देव की जो है 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक से जो है लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान जो है हरि सिंह देव जो है जंगल में जाते हैं छुपने के लिए, तो ग्यासुद्दीन तुगलक भी जो है जंगल में घुस जाते हैं और जंगल में घुसने के बाद जो है ग्यासुद्दीन तुगलक जैसे ही घोड़े पर से उतरकर एगो विशाल वृक्ष को काटते हैं तो उनके सैनिक जो है लगातार पूरे जंगल के वृक्ष को काट करके रास्ता बना देते हैं और वहां से जो है किसको? तो हरि सिंह देव को जो है भाग कर नेपाल जाना पड़ता है और फिर कर्नाट वंश का जो है राज्य खत्म हो जाता है। तो ऐसी है चंपारण की भूमि जहां पे जो है एक जो है राजा जो है दूसरे जो है राजा से युद्ध किए और जंगलों की जो है उसी समय से जो है यहाँ पे कटाई शुरू हुई, तो आज तक रुकने का जो है नाम ही नहीं लिया। आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अनेक जातियां जो है निवास की हुई है। जैसे कि यहाँ पे थारू जनजाति आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे धांगर जनजातियां देखने को मिलेगा और गया जिला से जो है भूइया जनजाति यहाँ पे आई है। ये सब जनजातियां जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये धांगर जनजातियां जो है इसका शब्दों का अर्थ होता है, यानी धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। तो ये सब जातियां जो है यहाँ पे देखने को मिलती है और ये सब जातियां जो है अपने आप में जो है खास है। यहाँ पर इन सभी जातियों को ब्रिटिश सरकार जो है नील की खेती करने के लिए लाई थी और यहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह इन जातियों को खटवा रही थी। बाद में चल के जो है ये जातियां यहीं पे निवास कर गई और यहीं पे जो है ये लोग जो है रहने लगे। आगे जो है बात किया जा रहा है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में यहाँ एक नया समुदाय आया, बंगाल के शरणार्थी। यानी चंपारण में जो है लेखक जब ये लिख रहे थे चैप्टर तो वो कह रहे हैं कि पिछले 10-12 साल में जो है यहाँ पे एक और जो है एक समुदाय आए जो बंगाल के शरणार्थी थे और बंगाल के शरणार्थी भी जो है यहाँ आकर बसे और उन्होंने भी जो है चंपारण की भूमि को जो है सराहा और कहा कि ये भूमि जो है अपने आप में जो है ना जाने कितने जो है विस्मृतियों को जो है समेटी हुई है। आगे जो है फिर लेखक कहते हैं कि जब हम चंपारण में गए घूमने, तो चंपारण में घूमने गए तो वहां पे जो है एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें से बहुत सारी जातियां जो है अपनी अपनी जो है कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें धांगर जनजातियां जो है अपने जो है संस्कृति को दिखा रही थी, तो वहीं पर जो है थारू जनजातियां भी जो है अपनी संस्कृति को दिखाने में पीछे नहीं थी। लेखक को जो है एक चीज़ें बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम से जो है अच्छा लगा, वो चीज़ था कि एक स्त्री
जब उसके पति किसान खेत में काम करते हैं तो एक स्त्री जो है माथ पे पीढ़ा यानी बैठने वाला पीढ़ा, उसको माथा पे रख के जो है उस पे खाना रख कर जब जाती है, तो खाना रख कर जाती है मटकते मटकते, तो उसके जो है पीढ़ा में 3 लड़ियां वाला जो है लटका हुआ रहता है झुनझुना टाइप के, तो वो जो है बजता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लोग समझ जाते हैं कि एक पत्नी जो है अपने पति के लिए जो है भोजन लेकर खेत में जा रही है। ये लेखक को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस प्रदर्शनी में। आगे कहते हैं कि यहाँ पे जो है नील की खेती जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही और नील की खेती भी जो है अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे अनेक जितनी भी जनजातियाँ रहीं उन सभी जनजातियों से करवाई और नील की खेती करवाने के समय में जो है अंग्रेज़ों ने इन लोगों पे अत्याचार भी किया। जैसे अंग्रेज़ों को अगर कोई हाथी घोड़ा खरीदना होता था तो मजदूरों से ही जो है पैसा तसीला जाता था। अगर अंग्रेज़ों को जो है अंग्रेज़ के जो मालिक थे उसको जो है बीमार पड़ जाता था तो लोगों से ही पैसा तसील के जो है उनका इलाज करवाया जाता था। नील की खेती अगर आप नहीं करते हैं तो आप पे जो है अत्याचार किया जाता था। नील की खेती करने के दौरान जो है आपको जो है उतना ही मिलता था जिससे आपको जीवन यापन चल सके, बाकी जो है अंग्रेज रख ले रहा था। तो नील की खेती भी जो है चंपारण में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही और नील की खेती जो है फिर जो है यहाँ पे चलती रही। उसके बाद भी जो है आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ पे जो है अंग्रेजों में से जो है एगो खतरनाक जो है अंग्रेज था जो सब पे अत्याचार करता था, वो था अमोलवा कोठी के साहब, उसका नाम था एमन साहब। एक कौन था? अमोलवा कोठी के साहब था जिसका नाम था एमन साहब। ये एमन साहब जो है गरीबों के जो है झोपड़ियाँ जला देते थे, गरीबों पे अत्याचार करते थे, उनको जो है मजदूरी नहीं दिया करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ख़त्म इंसान था। ठीक है, तो आगे फिर कह रहे हैं लेखक कि एमन साहब के अत्याचार यानी कि खेती करवाते थे, मजदूरी करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, लोगों की झुन्नी झोपड़ियाँ जो है जला देते थे। इन्हीं सभी को देखकर जो है 1917 में जो है गांधी जी का जो है यहाँ पे आगमन होता है। गांधी जी का आगमन जो है किस लिए होता है? तो लोगों पे अत्याचार और नील की खेती के विरुद्ध जो है किए गए आंदोलन के लिए जो है यहाँ पे का होता है। तो गांधी जी का आगमन होता है और आगमन कराने वाले व्यक्ति का नाम होता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही जो है गांधी जी यहाँ पे आते हैं, लेकिन पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही आते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। यहाँ पे जब आते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअल में जो है अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार जो है चंपारण के लोगों पे जो है काफ़ी ज़्यादा शासन कर रहे हैं। तो वहाँ से जो है फिर एक्शन में आते हैं गांधी जी और एक्शन में आने के बाद जो है यहाँ पे अनेक कार्यों का जो है वो संपादन करते हैं। तो वहीं पे जो है लेखक भी पहुँचे थे चंपारण में। तो लेखक बताते हैं कि जैसे ही हम चंपारण में पहुँचे तो चंपारण में रामदयाल शाह और श्री हरिवंश सहाय से भेंट हुआ और ये दोनों जो है कौन थे? तो गांधी जी के जो है सेवादार थे, यानी कि रहने और खाने का जो है व्यवस्था किया करते थे। तो इनसे जब बातचीत हुई तो इन लोगों ने जो है लेखक को गांधी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें बताई। फिर आगे कहते हैं कि उनके साथी रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू से जो है हमारी मुलाकात हुई। लेखक कह रहे हैं कि इन दोनों से जब हमारी मुलाकात हुई, ये दोनों जो हैं गांधी जी के बहुत अच्छे साथी थे। तो इन दोनों लोगों ने भी जो है गांधी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमें बतलाया। और ये राजकुमार शुक्ल जी थे जिनके अनुरोध पे जो है गांधी जी 1917 में चंपारण की भूमि पे आए थे। चंपारण की भूमि पे आए थे तो आपको पता है कि महुए के पेड़ के नीचे एगो महंत जो है, मठ के महंत जो है, उन्होंने रहने का जो है गांधी जी को शरण दिया था। उसके बाद जो है वहाँ पे झोपड़ी बनाया गया, झोपड़ी को भी अंग्रेजों ने जला दिया। उसके बाद जो है अभी जाइएगा तो खपरैल का जो है घर वहाँ पे यानी खपड़ा के घर जो है देखने को आपको मिलेगा। आगे जो है लेखक कहते हैं कि गांधी जी जो है यहाँ पे बहुत सारे कार्य किए। उन कार्यों में से जो है सबसे बड़ी जो है शिक्षा को लेकर गांधी जी कह रहे थे कि चंपारण के लोगों पे इतना अत्याचार किया जा रहा है, चंपारण के लोग इतने पिछड़े हैं, उसके पीछे रीजन है
है कि यहाँ पे शिक्षा की जो है काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो शिक्षा को जो है और बेहतर बनाने के लिए गांधी जी ने जो है यहाँ पे आश्रम विद्यालय की स्थापना किया। आश्रम विद्यालय कहाँ कहाँ स्थापित किए? तो बरहरवा में, मधुबन में और भितिहरवा, ये 3 जगहों पे जो है गांधी जी ने जो है आश्रम विद्यालय का स्थापना किया। और बरहरवा के जो है हेड बनाए बबन जी गोखले और उनकी पत्नी को, और मधुबनी के हेड बनाए नरहरि दास पारीख और उनकी पत्नी को, और भितिहरवा के हेड जो है पहले देव सिंह को बनाए, लेकिन बाद में जो है पुंडलीक जी को जो है ये कार्यभार दे दिया गया। और खुद जो है गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी जो है यहाँ पे रह के जो है भितिहरवा में मदद की थी बच्चों को काबिल बनाने में। और ये जब आश्रम का स्थापना किया गया तो जानते हैं, जब ये आश्रम का स्थापना किया गया तो इसलिए नहीं किया गया कि बच्चों को जो है किताबी ज्ञान देना है। गांधी जी अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखते हैं और उस पत्र में गांधी जी बताते हैं कि मैं इस विद्यालय यानी आश्रम विद्यालय का स्थापना जो है किताबी ज्ञान के लिए नहीं स्थापना कर रहा हूं, मैं यहाँ के बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए जो है आश्रम विद्यालय की स्थापना कर रहा हूं। जैसे ही बच्चे व्यवहारिक ज्ञान सीख जाएंगे वो जो है अपने हक की लड़ाई को जो है किसी के सामने जो है लड़ सकते हैं, इसीलिए मैं ये आश्रम विद्यालय का स्थापना कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान से बच्चे सिर्फ ज्ञान हासिल करते हैं और किताबों में ही खोए रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान अगर दिया जाए तो वो जो है अपने भविष्य को लेकर जो है काफी ज्यादा चिंतित और विकसित भी होते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने इन आश्रम विद्यालय का स्थापना भी किया था। गांधी जी को जो है महुए के पेड़ के नीचे जो है जगह दी गई थी, फिर कुटिया बनाया गया जिसे एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया, फिर जो है बाद में जो है अभी खपरैल का घर जो है वहां पे है देखने को मिलेगा। फिर आगे कहते हैं कि एक दिन की बात जो है जब लेखक जो है पुंडलीक जी से मिले, तब पुंडलीक जी मिले तो उनके चेला चपटिया भी वहीं थे तो उनसे भी मिले। तब पुंडलीक जी जो है अपने जमाने के बात जो है लेखक को बता रहे थे कि एक दिन मेरे घर जो है एमन साहब आए और एमन साहब घोड़े पर बैठल थे और अपन सैनिक को भेजे कि जाओ पुंडलीक को जो है कुटिया में से निकाल के लाओ। तो सैनिक गया तो सैनिक से जो है पुंडलीक जी बिना डरे हुए कहे कि आना है एमन साहब को तो यहाँ आए मेरे कुटिया में, हम बाहर नहीं जाएंगे। और ये जो है निर्भीकता जो है पुंडलीक जी गांधी जी से ही जो है सीखे थे, ये लेखक को पुंडलीक जी बता रहे हैं। आगे जो है कह रहे हैं कि भितिहरवा के पास ही जो है एक जगह है रामपुरवा। ये रामपुरवा जो है एक ऐसी जगह है जहां पे अनेक तीर्थ स्थल जो है बनाए जा सकते थे, लेकिन चंपारण की इस भूमि को जो है विकसित नहीं बनाने के कारण जो है ये आज नहीं बन पाया। जैसे अयोध्या हुआ, जैसे जो है हरियर क्षेत्र हुआ, ये सभी जो है जैसे फेमस हैं, वैसे ही जो है ये रामपुरवा भी फेमस हो सकता था, लेकिन यहाँ की नदियाँ में जो है पानी नहीं रहने के कारण, यहाँ पे घने जंगलों के नहीं रहने के कारण ये वो जो है तीर्थ स्थल और फेमस जगह नहीं बन पाया, जिसका जो है लेखक को आज अफसोस भी है। आगे कह रहे हैं कि रामपुरवा और भितिहरवा से होते हुए वो नदी जाती है जिस नदी का नाम है पंडई, और ये पंडई जो है नेपाल होते हुए जाती है। ठीक है, भितिहरवा और रामपुरवा से होते हुए ये नदी जो है नेपाल जाती है, और नेपाल जाते हुए वहाँ की जो है जो भी है संस्कृति को जो है जोड़ने का काम करती है। तो लेखक ये अनुमान लगाते हैं कि यही नदी से जो है गौतम बुद्ध जो है नेपाल लुम्बिनी गए होंगे और वहाँ पे जो है इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की होगी। आगे जो है बहुत कुछ जो है बातें जो है लेखक ने बताई है और कहा है कि ये चंपारण की भूमि जो है अपने आप में जो है वास्तव में बहुत कुछ समेटी हुई है, जिसे उजागर करना इस चैप्टर में जो है उतना ही जो है लेखक लिखे हैं जितना जो है उन्हें मालूम चला। आगे फिर कहते हैं कि यहीं पे जो है वैशाली भूमि जिसने जो है जहाँ पे जो है गौतम बुद्ध जो है अपनी अंतिम यात्रा जो है ख़त्म किए और आनंद से कहे थे कि बस आनंद हम लोग यहीं तक जो है सीमित रहेंगे, और यहीं पे है वैशाली जहाँ पे जो है भगवान महावीर का जो है जन्म होता है, फिर जाकर वो आगे चलकर भगवान महावीर बनते हैं, लेखक कहते हैं। और कहते हैं कि यहीं पे जो है एगो गंडक नदी, और गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है,
लेकिन ये गंडक नदी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। उसके पीछे रीजन रहा कि इनकी पानियाँ, इनके जल और पानी जो हैं अपने आप में जो है धीरे धीरे कम होते गए और उसी के कारण ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सका। और इन गंडक नदियों में जो है आपको का देखने को मिलेंगे, तो आपको ताल भी देखने को मिलेंगे। और उस ताल के नाम कौन कौन से हैं, तो चौर और मन। चौर और मन ताल जो हैं अपने आप में उथले और पुथले हुए जो हैं ताल हैं। उथले कहने का मतलब, चौर जो है उथले मतलब कि उठा हुआ जो है भाग है, जहाँ पे गर्मियों में या बरसात के मौसम में पानी जो है ठहरता नहीं है, काहे कि उठा हुआ है। वहीं मन जो है गहरे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है ताल है, जिसमें जो है हमेशा पानी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एगो सरैया मान ताल भी है। गंडक नदी का जल जो है चंचल है, लेकिन सरैया मान ताल का जो है जल जो है स्थिर है। और स्थिर जो है इसलिए है क्योंकि यहाँ की जंगलों में जो है सदियों से जो है पानी का जो है देने का काम कर रही है। और यहाँ के पेड़ों को जो है, पेड़ों के जड़ों तक पानी पहुँचाने का काम जो है सरैया मान ताल जो है कर रही है। और अब यहीं पे जो है यानी चंपारण में जो है का बन रहा है, तो यहाँ पे जो है बराज बन रहा है। बराज यानी कि पुल, जिससे जो है गाड़ी ऊपर चलेगी। उसके बाद जो है नेपाल से जुड़कर जो है पावर हाउस बन रहा है। और यहीं पे जो है नहर बन रहा है। सरकार जो है कितना में जो है 40 करोड़ की लागत से जो है 41.49 एकड़ में जो है ये सब बना रही है। काची नहर, बराज, पावर हाउस ये सब जो है चंपारण में बन रहा है। फिर भी जो है चंपारण की भूमि को वो सुख नहीं मिलेगा जो वो पहले थी, क्योंकि आज जो है चंपारण की भूमि जो है अपने प्राचीन और पुरानी चीज़ों को जो है खो चुकी है, ऐसा लेखक जो है कहते हैं। आगे कहते हैं कि चंपारण की भूमि अब तुम्हें जो है बहुत सारे नामों से पुकारे जाना लगा है, जैसे ओ सदानीरा, ओ चकरा, ओ नारायणी, ओ महागंडक। अब तुम जो है ये जो बनाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर बराज, पावर हाउस या नहर, अब तुम इसे कैसे नकारोगी, अब तुम्हें इसे सहना ही होगा। और लेखक इतना कहकर जो है इस पूरे चैप्टर को जो है खत्म कर देते हैं। बताइए ये चैप्टर जो है कैसा रहा, चंपारण के बारे में आज आप हमारे मुख से सुने, कैसा जो है आपको जो है फील हुआ। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर को पूरा दिमाग में बैठाने का हम काम किए होंगे और इससे बेहतर जो है आप इस तरीके से जो है कभी नहीं पढ़े होंगे चैप्टर को। ठीक है, तो ऐसे ही जो है पूरा हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे। 7 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर दिए और इसके हम बार बार बताते हैं कि इसके जो है आप जो है जो एक एक पॉइंट हम बताए हैं नोट करने के लिए, वो कॉपी में नोट करके नोट्स बनाइए, इसके क्वेश्चन आंसर बनाइए, इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। ये सब आपको मिलता है कहाँ, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ मिलता है। बस आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है जिसका नाम होता है SGS क्लासेस। ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। याद रखिएगा, जब तक आपका परीक्षा है ये ऐप जो है आपकी परीक्षा में इतना ज़्यादा मदद करेगा, बाद में जो है आपको अफसोस नहीं होगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये ऐप जो है आपके फ़ोन में होना चाहिए। बाकी आप इस क्लास को देखे हैं, अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, जिससे उनको भी जो है पता चले कि हिंदी को हम लोग इतने आसान भाषा में भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप इस क्लास को देखें, हमें अच्छा लगा और उसके लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।